नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अच्छे फंड में निवेश करने से पहले निवेशक फंड का पिछला प्रदर्शन, फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट, स्टार रेटिंग इत्यादि देखते हैं। कई ऐसी रेटिंग एजेंसी भी हैं जो फंड को अलग अलग पैमानों पर परख कर बेस्ट फंड को चुनती हैं। आज समझेंगे कौन से ऐसे पैमाने हैं जिससे फंड का सिलेक्शन आसान होता है और सिर्फ स्टार रेटिंग और पिछले प्रदर्शन से फंड चुनने के क्या हो सकते हैं नुकसान। आज हम समझेंगे तमाम बारीकियां। हमारे साथ खास एक्सपर्ट है प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। उनका स्वागत करते हैं आज के इस खास शो में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ रेटिंग से ही आप एक अच्छा फंड चुन सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी है। प्रवीण और विश्वजीत जी दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम आम तौर पर एक अच्छा फंड चुनना चाहते हैं जो कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करे और इसीलिए जो अलग अलग रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो रैंकिंग भी देती हैं इन म्यूचुअल फंड्स को। प्रवीण, म्यूचुअल फंड रैंकिंग होती है उसका आधार क्या होता है? ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो किन आधार पर म्यूचुअल फंड को रैंक करती हैं? नमस्कार स्वाति जी। बिल्कुल, आई थिंक हम सब सबसे अच्छे और बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, पर हमारे पास हजारों में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। इसलिए ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारी रिसर्च फर्म्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे अपने क्राइटेरिया हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जिनसे ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को रेट करते हैं। पर रेटिंग करने से पहले आई थिंक हमें एक्सक्लूजन देखना ज्यादा जरूरी है कि जो रेटिंग्स की जाती हैं, क्योंकि सारे फंड्स की को कोई स्टार रेटिंग या रैंकिंग नहीं दी जाती है। काफी ऐसे फंड्स होते हैं जिनको कोई रैंक या स्टार रेटिंग या उस क्राइटेरिया में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन फंड्स को एक्सक्लूड किया जाता है। इसमें हमारे पास एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो होता है जहां पे हम स्कीम का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखते हैं, यानी कि उसका एयूएम कितना है। अलग प्लेटफॉर्म्स एंड अलग रेटिंग एजेंसीज एंड रिसर्च फर्म्स स्वाति जी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। क्रिसिल जैसे इक्विटी फंड्स के लिए मिनिमम 10 करोड़ का एयूएम को एक मापदंड लेके चलता है। वहीं जहां पे हाइब्रिड फंड्स या डेट फंड्स की बारी आती है, वहां पे वो मिनिमम 50 करोड़ का एयूएम कंसिडर करता है कि आप एलिजिबल हो सकें किसी रेटिंग के लिए। यानी कि आपकी जो परख है वो पहले इन क्राइटेरियाज को पार करनी चाहिए, उसके बाद आपकी परख शुरू होती है। सेकंड इसमें आ जाता है एज ऑफ द स्कीम। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी स्कीम्स के लिए, बिकॉज अक्सर हम कहते हैं कि आप लंबे समय में इन्वेस्टमेंट्स देखिए, मार्केट्स का उतार चढ़ाव चलता है, तो इसलिए इक्विटी स्कीम्स को ज्यादातर परखने से पहले ये देखा जाता है कि उनकी 3 साल तक की उम्र हो चुकी हो। बिकॉज 3 साल से कम की उम्र में स्वाति जी अगर हम रेट करना शुरू करेंगे और ये कंपनीज रेट करना शुरू करेंगी, तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट पिक्चर जो परफॉर्मेंस की है वो सामने नहीं आती है। 3 इयर्स का क्राइटेरिया ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। और जहां तक हाइब्रिड फंड्स का सवाल है, वहां पे 12 से 18 महीने की उम्र के फंड्स को भी कंसिडर कर लिया जाता है। और जो तीसरी कैटेगरी है, एक तरीका है जिससे ये एक्सक्लूजन करते हैं, वो है कि जो हमारी कैटेगरीज हैं जिनको ये रेटिंग्स दे रहे हैं, उनमें एक होमोजीनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो उनको रेट कर सके। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम इंटरनेशनल फंड्स को उठाएं तो हमारे पास बहुत फंड्स हैं जो ब्राजील में पैसा लगाते हैं, कोई चाइना में, कोई ग्लोबली, कोई यूएस में, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू। और यहाँ पे हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं निकल के आता है जिनसे हम इन डिफरेंट इंटरनेशनल फंड्स को रेट करें। इसलिए अगर आप रेटिंग एजेंसीज और कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उनमें अक्सर इंटरनेशनल फंड्स को केटर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी रेटिंग्स भी हैं जहां पे वो इंडियन स्कीम्स जिनका कुछ एलोकेशन इंडिया के बाहर है, उनको भी कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर द रेटिंग्स। बिल्कुल। तो एक हमने पैमाना समझ लिया कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं कैसे कौन से बेसिक पैरामीटर्स पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको रैंक करती है, उनकी रेटिंग देती है। पर ये ज़रूरी क्यों है विश्वजीत जी, ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि एक म्यूचुअल फंड कैसा प्रदर्शन कर रहा है। एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नंबर 1 पर आएगा या 2 पर आएगा या 3 नंबर पर आएगा, इसकी रेटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? और आपके नज़र में वो बेसिक जो पैमाने हैं किसी फंड को रेट करने के, एक एजेंसी द्वारा, पहले मैं समझूंगी
फिर ये जो आम निवेशक है कैसे चूज करे, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर एक एजेंसी द्वारा म्यूचुअल फंड को रेट करने के वो बेसिक पैरामीटर्स क्या यूजुअली रहते हैं? देखिए स्वाति जी, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये है कि ये एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स है। ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को जज करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को। और हर हर म्यूचुअल फंड में लिखा होता है पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन फ्यूचर। तो ये एक बैक टेस्टिंग है एक तरीके से। तो इससे कोई फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं है कि जो रेटिंग टॉप है वो फंड आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ये एक मापदंड हो सकता है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आपको अगर फंड चुनने हैं, जैसा कि अभी बताया कि 2000 से ज्यादा स्कीम्स हैं, तो आप सारी स्कीम्स को तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप रेटिंग कंपनीज को या स्कीम्स को ट्रैक करें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज के अलग अलग मापदंड हैं। तो वो बेसिकली जो ट्रैक करती हैं वो उनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ट्रैक करती हैं कि कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिला, कितना यूनिट रिस्क लिया और कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिला। चाहे वो अल्फा है या वो शार्प रेशियो है या वो मीन, जिसको कि एवरेज रिटर्न एनएवी से ट्रैक करते हैं कि कितने इस पीरियड में एवरेज रिटर्न क्या रही। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिस्क, मतलब जितना कम हो उतना अच्छा होता है, जितना शार्प रेशियो ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स पे रेटिंग की जाती है। और इसके ऊपर ये भी देखा जाता है कि एक्सपेंस रेशियो, उसमें कॉस्ट कितनी लगी। जैसे कि कई रेटिंग एजेंसीज बहुत सारे पैरामीटर्स पर ट्रैक करती है, जिसको 5 Ps कहते हैं। पीपल की, उसकी टीम कैसी है, उनकी फिलॉसफी कैसी है, प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस म्यूचुअल फंड वाले लेते हैं, या फिर वो उस पर प्राइस कितनी लग रही है, कॉस्ट क्या है उसके ऊपर। तो बहुत सारे वेरियस पैरामीटर्स पे इसको ट्रैक किया जाता है। और जो टॉप 10 स्कीम्स होती है, 10 परसेंटाइल, उनको वो ए रेटिंग दे देते हैं या 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं या फिर गोल्ड स्टार रेटिंग दे देते हैं। और बीच में उसको बी स्टार या फिर सिल्वर रेटिंग देते हैं। तो ये बेसिकली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये रेटिंग दी जाती है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ये टॉप स्कीम जो रेटिंग स्कीम्स हैं, ये आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगी। और बहुत बार ऐसा एक्सेप्शन होता है, कोई भी फंड, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड लंबा समय तक नहीं रहता। लेकिन ये रेटिंग से ये पता लगता है कि कंसिस्टेंसी, किस स्कीम में कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी रही है लंबे समय तक रिटर्न्स देने की। तो उस बेसिस पे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन से फंड में निवेश करने वाले। राइट, तो ये तो रेटिंग एजेंसी के पैमाने हैं। प्रबलीन, रेटिंग एजेंसी जो कि रेट करती है, स्पेशली जैसे इक्विटी फंड है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर आपको कौन सा लगता है जिससे कि फंड के प्रदर्शन की मूल पहचान हो सकती है, जो कि हर एक एजेंसी चाहेगी कि हाँ ये एक पैमाना है, ये एक पैरामीटर है जिस पर किसी फंड को अगर वो खरा उतरता है तभी वो टॉप फंड कहलाया जा सकता है? जी स्वाति जी, जैसे अभी हमने देखा कि ओवरऑल जब हमने स्कीम्स की बात की तो एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो जाते हैं और एक क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में बहुत सारे फंड हाउस इंटरैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में मेरे ख्याल से हमारे पास 7-8 क्राइटेरिया हैं जो हम कॉमनली देखते हैं कि डिफरेंट रिसर्च आउटफिट्स जो हैं उनको यूज करते हैं। और उनमें से मुझे लगता है मैं 2 या 3 आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। पहला हो गया इंफॉर्मेशन रेशो। इंफॉर्मेशन रेशो स्वाति जी हमें एक स्कीम की कंसिस्टेंसी बताता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग हायर रिटर्न्स जब हम उसको बेंचमार्क से कंपेयर करें। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही वैलिड स्टैटिस्टिक है जो यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बिकॉज जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं, जो पूरा आइडिया है एक एक्टिव फंड में पैसा डालने का वो यही है कि हमें बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न मिले। और इंफॉर्मेशन रेशो स्कीम के रिटर्न्स में से बेंचमार्क के रिटर्न्स को घटाने के बाद देखता है डिवाइडेड बाय जो उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है या ट्रैकिंग एरर होता है कि कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं। ओवरऑल ये परसेंटेज निकाली जाती है। सो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया। इसके साथ साथ हमें डाउनसाइड रिस्क मेरे ख्याल से किसी स्कीम का समझना बहुत जरूरी है। अच्छे समय में जब मार्केट्स अच्छा करती हैं, बहुत स्कीम्स में हम अच्छे रिटर्न्स देख लेते हैं। बुरे वक्त में स्कीम कैसा करती है उसके लिए सॉर्टिनो रेशो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। हम वाइडली यूज देखते हैं ये एजेंसीज के द्वारा। सॉर्टिनो रेशो में हम ये देखते हैं कि जो आपके रिटर्न्स हैं ओवर एंड अबव जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न्स हो गए डिवाइडेड बाय जो आपकी डिविएशन है सिर्फ नेगेटिव टाइम से में, यानी कि आपकी
डाउन साइड डेविएशन को देखा जाता है। जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं स्वाति जी, तो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि अच्छी मार्केट्स में हमारे रिटर्न्स मार्केट से ज्यादा हों, बट हम सिर्फ यहाँ पे डाउन साइड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो सॉर्टिनो रेशियो हमें डाउन साइड डेविएशन का इंडिकेशन देता है, एंड अगेन जो डाउन साइड रिस्क को गेज करने का एक अच्छा तरीका है। और तीसरा मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स रिटर्न्स को बहुत ट्रैक करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो एजेंसीज फॉलो करती हैं और इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए, वो है रोलिंग रिटर्न्स। क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉइंट टू पॉइंट या एक एनुअलाइज रिटर्न्स का जो एक बायस होता है वो हट जाता है। अगर आज हम 3 साल पुराने रिटर्न्स देखें तो ज्यादातर फंड्स के बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं, क्योंकि कोविड की डिप के बाद के रिटर्न्स हैं। पर जो आपके रोलिंग रिटर्न्स हैं वो आपको लंबे समय में ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हुए आपको रिटर्न्स देते हैं, यानी कि उसमें किसी पर्टिकुलर पीरियड या किसी पर्टिकुलर टाइम करेक्शन का या बहुत ज्यादा जो बूम है मार्केट में उसका जो बायस है वो हट जाता है। सो आई थिंक एक रोलिंग रिटर्न्स बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये 3 मेरे ख्याल से तरीके हैं जिनको इन्वेस्टर्स को जिन पे फोकस भी करना चाहिए थ्रू द एजेंसीज। बिल्कुल। और हमने इनफैक्ट ये काफी माध्यमों से समझा है कि सिर्फ प्रीवियस रिटर्न या पास्ट रिटर्न जो है वो फंड को चुनने का एक मात्र पैमाना नहीं है। मैं विश्वजीत जी आपसे जानना चाहती हूँ, अपने फंड के अल्फा का जिक्र किया था, लोगों को सुनने में थोड़ा टेक्निकल जरूर लगेगा, पर फंड का अल्फा एक निवेशक के लिए जो कि एक फंड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए जानना समझना कितना जरूरी है? कैसे एक आम निवेशक फंड का अल्फा जान सकते हैं? क्या इतना आसान है? और इसके साथ फंड का बीटा भी होता है जो कि फंड के रिस्क को दर्शाता है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट फंड का प्रदर्शन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके रिस्क को समझना भी है। तो ये जो अल्फा और बीटा है फंड का, ये एक आम निवेशक कैसे समझे? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी स्कीम को जब हम ट्रैक करते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हर स्कीम के साथ एक बेंचमार्क जुड़ा होता है, जिसमें वो फंड मैनेजर उस बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करता है। इसीलिए एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हम निवेश करते हैं, नहीं तो पैसिव में जा सकते हैं। तो एक्टिव फंड मैनेजर का ये टारगेट होता है कि जो भी उस स्कीम का बेंचमार्क है, लार्ज कैप के लिए अलग है, निफ्टी 50 है, जो भी बेंचमार्क उस स्कीम का है, फंड मैनेजर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको अपने बेंचमार्क को बीट करना है। तो अल्फा का बड़ा सिंपल टर्म है कि अगर लॉन्गर पीरियड में देखें तो आपका जो स्कीम जिसमें आपने निवेश किया हुआ है वो बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा स्कीम परफॉर्मेंस होगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जितने लंबे समय के लिए आप ट्रैक करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी भी पता लगेगी। बीटा जो कि है रिस्क मेजर करता है, तो अगर वो बीटा लेस देन 1 है तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी काफी कम है उस फंड में, तो वो बेटर है। ज्यादा बीटा होता है तो वो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये 2 पैरामीटर्स को अगर सिंपल भाषा में समझे तो आप एक रिस्क चेक कर रहे हैं, और एक कि अल्फा जो है जो अपने बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश कर रहा है वो कितने समय तक बीट कर रहा है और कितने डिफरेंस से बीट कर रहा है। जितने ज्यादा डिफरेंस से बीट कर रहा है उतना उस स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। विश्वजीत जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपने अल्फा और बीटा बताया यहाँ पर एक आम निवेशक को ये जानकारी मिलेगी कहाँ से एक फंड के अल्फा और बीटा के बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जिस स्कीम में भी जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में भी जाते हैं, ज्यादातर अगर आप उस स्कीम को ट्रैक करेंगे, चाहे किसी भी वैल्यू रिसर्च में या क्रिसिल में या मॉर्निंग स्टार में, तो आपको स्कीम की पूरी डिटेल्स उसके नीचे दी होती हैं, जिसमें कि पूरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स या लास्ट 5 साल 7 साल 10 साल की रिटर्न्स भी उसमें दी होती है, और वो स्कीम अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है, कि बाकी जो उस कैटेगरी के स्कीम्स हैं क्या वो उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारे डिटेल्स उस स्कीम के उसमें दिया होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में ये बहुत आराम से मिल जाता है, या फिर अगर आप गूगल भी करेंगे उस स्कीम के नाम से, या फिर उस म्यूचुअल फंड एएमसी में भी जाके चेक करेंगे, तो ये आपको सारा डेटा बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो मदद हम आपकी करें एक अच्छा फंड चुनने में, और हमारे साथ है 2 खास एक्सपर्ट्स, प्रबलीन वाजपेयी और विश्वजीत पराशर। प्रबलीन, हमने बात की इक्विटी फंड को किन किन पैरामीटर्स पर परखती हैं रेटिंग एजेंसीज। क्या डेट फंड्स को परखने का पैमाना भी रेटिंग एजेंसी का सिमिलर रहता है कि उसमें कुछ अलग तरीके होते हैं उनको चुनने के? जी स्वाति जी,
आई थिंक जब हम डेट की बात करेंगे तब आप अग्री करेंगे कि हम लोग मानते हैं कि जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारा पैसा सही सलामत हमारे पास वापस आ जाए। ये प्राइमरी क्राइटेरिया है जब हमने किसी डेट स्कीम में अपना निवेश किया है, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है वो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में डालने का है जिसपे हम कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सके। इसीलिए क्रेडिट क्वालिटी जो है वो एक सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो जाती है जिसके बेसिस पे रेटिंग्स दी जाती हैं। और जो ये हमारी क्वालिटी है, क्रेडिट क्वालिटी, ये अगर हम देखें तो हमारे पास इकरा हो गया, केयर हो गया, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं स्वाति जी, जो डिफरेंट कंपनीज के जो बॉन्ड्स इशू होते हैं उनकी रेटिंग्स करती हैं। एंड उससे एक तरीके से हम डिफॉल्ट रिस्क को गेज कर पाते हैं कि आपका पैसा वापस क्या वो कंपनी दे पाएगी अपने इंटरेस्ट के साथ या नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है क्रेडिट क्वालिटी। उसके बाद मेरे ख्याल से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेबी ने भी अपने काफी सारे उनके जो मैंडेट हैं और पेपर्स हैं वहां पे इस चीज को दोहराया है, क्राइटेरिया सेट किया है कि आप एक कंपनी में या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो जैसे ट्रिपल ए के लिए उनका एक सेट क्राइटेरिया है कि आप 10% से ऊपर एक्सपोजर नहीं ले सकते। अगर डबल ए रेटिंग है तो आप 8% से ऊपर नहीं एक्सपोजर ले सकते। इसी टाइप के ब्रॉडर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये सारी जो रिसर्च आउटफिट्स हैं ये फॉलो करती हैं और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को घटा के रखने की ज्यादातर कोशिश की जाती है कि अच्छे फंड्स में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो, यानी कि एक ही कंपनी में या एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा आपने लोन ना दिया हो, बिकॉज म्यूचुअल फंड जो एक डेट फंड है वो एक तरीके से लोन देता है दूसरी कंपनीज को। उसके अलावा मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, बिकॉज वो हमें रेट सेंसिटिविटी बताता है। अगर आपने एक लंबे समय का पेपर लिया है और आपके इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट आई 1% से, सो वहां पे आपके फंड में पॉजिटिव मूवमेंट देखी जाएगी। जबकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो एक नेगेटिव क्राइटेरिया आ जाता है आपके फंड के लिए। तो जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और उसके साथ साथ यील्ड टू मैच्योरिटी, कि प्रिडिक्टेबल क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उस स्कीम के, इन चारों पांचों क्राइटेरिया को साथ लेते हुए डिफरेंट वेट्स दिए जाते हैं स्वाति जी। एंड देन ज्यादातर डेट स्कीम्स का जो रैंकिंग्स और रेटिंग्स ये लोग निकालते हैं। ओके। और विश्वजीत जी, हम आमतौर पर जो स्टार रेटिंग देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की, अलग अलग जब प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, आम निवेशक तो इन प्लेटफॉर्म्स पर ही जाते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कई समय से। हम सिर्फ रेटिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि एक में 5 स्टार रेटिंग है, एक में 4 स्टार रेटिंग है, एक में 1 स्टार रेटिंग है। ये जो रेटिंग है, क्या स्टार रेटिंग ही काफ़ी है एक आम निवेशक के लिए? ऑफ कोर्स हमने एजेंसी कैसे चुनती है किसी फंड को ये समझा, फंड का अल्फा बीटा भी समझा। क्या इसके अलावा भी फंड को चुनने की कुछ पैमाने हो सकते हैं एक आम निवेशक के लिए जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो? जी बिल्कुल, अगर सिंपल भाषा में देखें तो जैसा मैंने पहले बोला कि रेटिंग सिर्फ एक बैक टेस्टिंग है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, या हम ये समझें कि वो इस पास्ट पीरियड में उस स्कीम ने कैसे परफॉर्म किया है, और रेटिंग चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आम निवेशक अगर चाहे तो बहुत सिंपल टर्म्स में देखे तो उसको सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरे जिस स्कीम में मैं निवेश कर रहा हूँ उसने अपनी पीयर्स को कितना बीट किया है, या फिर बेंचमार्क को परफॉर्मेंस वाइज कितना बीट किया है। दूसरा बड़ा सिंपल तरीका है लेस एक्सपेंस रेशियो, क्या मेरी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि लंबे समय में परफॉर्मेंस को होता है। तीसरा मार्केट साइकिल्स में, जब मार्केट गिरी हुई, आपको याद रहेगा कोविड में मार्केट फॉल हुआ या और किसी पीरियड में जब मार्केट फॉल हुआ, उस समय क्या ये स्कीम बहुत ज्यादा गिरी या अपने पीयर्स के मुकाबले या कम गिरी। तो ये 3-4 पैरामीटर्स में अगर हम ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि स्कीम ओवर द इयर्स कैसा परफॉर्म करी है, उस स्कीम का कंसिस्टेंसी रिटर्न्स का कैसा रहा है, उस स्कीम में फंड में एयूएम कितना है। अगर एयूएम ज्यादा होता है तो कई बार फंड मैनेजर के पास कॉल कम होती है डिसीजन लेने की, लेकिन कभी कभी ये लाभदायक भी होता है कि जब रिडम्पशन प्रेशर आए तो वो फंड आराम से ले सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसको फंड को मैनेज कौन कर रहा है, तो वो फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट में उन्होंने कौन सी स्कीम्स को मैनेज किया है और किस तरीके की रिटर्न्स दी हैं। तो ये 4-5 क्राइटेरिया अगर हम ध्यान से देखें कि बेंचमार्क को बीट करती है या नहीं करती है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है या कम है,
अक्रॉस मार्केट साइकिल्स में कैसे परफॉर्म किया और उसका फंड मैनेजर कौन है। तो ये 4-5 चीजों से आप सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये स्कीम अच्छी है या इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। बिल्कुल, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये तमाम क्राइटेरिया समझना, क्योंकि प्रबलीन, जैसा विश्वजीत जी ने भी बताया कि आप सिर्फ रेटिंग से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फंड अच्छा है। दूसरा, आपको अपना भी एक डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ता है कि आपके अपने गोल के हिसाब से, आपके अपने होराइजन के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड सूट करता है। ज़रूरी नहीं कि वो 5 स्टार रेटिंग फंड ही हो। दूसरा, कई बार निवेशक हमें कहते हैं कि हमने तो एक बहुत ही बेहतरीन फंड चूज किया था जिसका हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा रिटर्न रहा था, लेकिन वो फंड अब परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो जो यूजुअली जो निवेशक पिछला प्रदर्शन देखकर निवेश करते हैं किसी फंड में, उसका नुकसान क्या होता है? स्वाति जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टच किया है, बिकॉज जो रिसेंसी बायस है, यानी कि हम पिछले 1 साल का 2 साल का जो रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम सबसे अच्छी और बेहतरीन फंड में इन्वेस्ट करें, और उस जो सिलेक्शन प्रोसेस में एक जो बहुत सिंपल तरीका ज्यादातर इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, वो ये होता है कि पिछले 1 साल का 2 साल का रिटर्न देख लेते हैं, और उसके पीछे रिटर्न का क्या रीजन था, और ऐसे रिटर्न क्यों आए या आगे चल के क्या होगा, उस चीज को वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, और उससे उनकी नंबर 1 एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत गलत सेट हो जाती हैं। अगर आप 2020 के आईटी सेक्टर के रिटर्न्स देखें तो फिनोमिनल है, 70-80% है, पर 2021-22 में आईटी ने उतना अच्छा नहीं और नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं बहुत कंपनीज ने, और अभी भी लैग कर रही है। यानी कि हमारी एक तो रॉन्ग कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं जब हम पिछले एकदम रिटर्न्स देखते हैं, और हम उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो एक सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट हो जाता है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के लिए। इसलिए अगर वो पुराने जो रिटर्न्स देख रहे हैं वो देखें, एनुअलाइज्ड रिटर्न, पर उसके साथ साथ उसके रोलिंग रिटर्न्स डेफिनेटली चेक करें। उससे उनको एक बेटर आइडिया मिल सकता है कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में उस स्कीम ने कैसा प्रदर्शन किया है। और कहीं ना कहीं स्वाति जी, हम ग्रीड और फियर दोनों को बाहर कर पाते हैं अब डिसीजन मेकिंग से, बिकॉज बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिखता है तो भी हम इन्वेस्ट नहीं करते, और अक्सर बहुत अच्छे रिटर्न्स की तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी, तो कई पैमाने हैं आपको जो मालूम होने चाहिए किसी म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए। सिर्फ पास्ट रिटर्न पे ना जाएं, थोड़ा होमवर्क करना ज़रूरी है। अलग अलग साइट्स हैं जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ आप अपने लिए अच्छा एक फंड चुन सकते हैं। फिर भी कोई असमंजस हो तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर जरूर उनसे मदद ले, और आपकी मदद वो कर सकते हैं अच्छे निवेश के लिए। धन्यवाद करेंगे विश्वजीत जी आपका, प्रवीण आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।